आप सभी कैसे हैं? आपके लिए पिछले हमने 2 वीडियो आपके लिए हमने दिया है हिस्ट्री का, और आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेकर आए हैं। हम बेसिक से आपको हिंदी ग्रामर के बारे में जानकारी देने चल रहे हैं, और सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि ग्रामर क्या होता है, यानी कि व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम व्याकरण को डिफाइन करते हैं, आखिर हिंदी व्याकरण क्या होता है। के द्वारा हमें शुद्ध बोलना और लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण के द्वारा ही हम कुछ भी कर सकते हैं, व्याकरण के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तब तक हम हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी के बारे में एक शब्द नहीं लिख सकते। कहता है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, तो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं वर्ण के बारे में। तो कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो उसे हम वर्ण कहते हैं। अब बात आती है वर्ण के प्रकार की। तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार बनता है स्वर वर्ण और दूसरा प्रकार बनता है व्यंजन वर्ण। वर्ण के प्रकार की बात की जाए तो वर्ण के प्रकार जो है 2 होती है, लेकिन वर्ण के संख्या की बात की जाए तो वर्ण की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? तो वर्ण की संख्या 52 होती है। इसी से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वर्ण से, कि सर अगर वर्ण जो है उसको समूह में मिला दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो यदि वर्णों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि एक अगर गेंदा का जो अगर फूल है उसको एक माला में पिरो दिया जाता है तो उसे गेंदा की माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर वर्ण को अगर एक माला में पिरो दिया जाए, मतलब समूह में बना दिया जाए, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण का प्रकार हमने बताया 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आगे हम चलते हैं, स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो कहता है कि वैसा वर्ण जिसके बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, मतलब वह वर्ण स्वतंत्र होता है, उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली ही नहीं जाती है, वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। और इस वर्ण की अगर संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 11 होती है। लेकिन वहीं अगर प्रकार की बात की जाए तो इसके प्रकार 3 होते हैं, स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चर्चा होती है ह्रस्व स्वर की, कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो कहता है कि जिन स्वर के उच्चारण में यदि बोलने में कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। मतलब उसके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की भी सहायता न ली जा सकती है, कम समय लगता है, उसे मूल स्वर भी कहा जाता है। और उसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल 4 होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं। इसकी अगर संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 4 होती है। बात अब आती है दूसरे स्वर वर्ण की, तो दूसरा स्वर होता है दीर्घ स्वर। तो कहता है कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर के साथ यदि हम मिला देते हैं तो जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उस स्वर को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 3 होती है, जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब बात आती है तीसरे स्वर वर्ण की, तो तीसरा स्वर वर्ण कौन होता है? तो प्लुत स्वर। तो कहता है कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। उसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। और उसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, उसके संख्या की बात की जाए तो उसकी संख्या 4 होती है, ए, ओ और औ। अब देखते हैं कि हमने बताया कि प्लुत स्वर में 4 होती है, दीर्घ स्वर में 3 होती है और ह्रस्व स्वर में 3 होती है। इस तरह से सबको अगर मिलाया जाए तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब बात आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण की। दूसरा वर्ण का प्रकार है व्यंजन वर्ण।
तो कहता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, मतलब बिना स्वर का उसका उच्चारण नहीं हो सकता है, उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 41 होती है, और अगर दोनों वर्ण को अगर मिला दिया जाए तो उसकी संख्या 52 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 41, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी संख्या 52 हो जाती है। अब बात आती है व्यंजन के प्रकार की। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो कहता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में, मतलब जिसके बोलने में कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओठ का स्पर्श होता हो, मतलब यह सभी आपस में सटते हो, किसी न किसी एक जगह जाकर जब ये आपस में सटते हो, तो ऐसे वर्ण से जिसका उच्चारण होता है, जिस वर्ण का उच्चारण होता है, वैसे वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या टोटल 25 होती है। वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होती है। अब आते हैं अगले दूसरे व्यंजन वर्ण की बात, और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो कहता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, मुर्दा और ओठ का स्पर्श हो, लेकिन यह स्पर्श पूर्णतः नहीं होता है। पूर्णतः का मतलब स्पर्श होगा, जाएगा, सटेगा और फिर वहां से हट जाता है, तो ऐसे व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या 4 मानी जाती है, य, र, ल और व। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन वर्ण की। तो कहता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके बोलने में घर्षण पैदा हो, रगड़ हो, तो वैसे व्यंजन वर्ण को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या 4 होती है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि व्यंजन वर्ण की संख्या 41 होती है, और एग्जाम्पल में देखते हैं तो आप कम बताते हैं, तो उसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे द्विगुण, ड और ढ। उसके बाद आता है बाबू अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त, छत्र, ज्ञ, स्रव। यह सभी जो हैं व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं, और इस तरह से टोटल अगर वर्ण को मिलाया जाए तो टोटल वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। और प्रकार की बात की जाए तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यह था मेरा वर्ण, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इतना लाइक करें कि यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे उसका भला हो सके। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।